हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनलर्निंग जॉबशाला। फ्रेंड्स, ये अनलर्निंग पाठशाला का एक न्यू इनिशिएटिव है। इसमें हम जो जॉब के रिगार्डिंग जो कंटेंट होता है, लाइक आपका पॉलिटी, जो जीएस हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, आपकी रीजनिंग हो गई, आपके एप्टीट्यूड हो गया, जो पूरा सिलेबस आता है हम उसको इस चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं साथ के साथ प्रोवाइड करता रहूंगा और इसका मैं लिंक भी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इनिशिएटिव आप सभी जानते हैं कि आने वाला जो टाइम है 6 महीने, वो काफी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। सीपीओ का, एसएससी का, यूपीएसआई का, बिहार एसआई का, कितने सारे ईपीएफओ के, डीएमआरसी के, कितने सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हमने अलग अलग सब्जेक्ट के मॉड्यूल बनाए हैं 1000+ क्वेश्चंस के। आप इनके थ्रू काफी थॉरली और काफी जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आता है आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ये अंडरलाइन कर लेते हैं, इज अडॉप्टेड फ्रॉम। अब हमने कहां से लिया, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने इसमें कई सारे प्रोविजंस अलग अलग कंट्रीज से लिए हैं। तो हम इसका, अब आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि हमने जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, हमने इंग्लैंड से लिया है। तो इसका हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। इसका आंसर हो गया। और इसे बिल्कुल घबराना नहीं है, बड़ी आसानी से ये सारा का सारा रिवाइज होता रहेगा, क्योंकि आपको ये एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन सा प्रोविजन किस कंट्री से लिया है। ये आप मान के चलिए, इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर आपने मुश्किल से आधा घंटा इस टॉपिक को दे दिया तो आपका इसमें 1 नंबर पूरा पक्का है। और आप अगर कहेंगे तो हम इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर लेकर आ सकते हैं। लेकिन आपको ये समझने वाली बात है कि सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, कि पूरी कंट्री में एक ही सिटीजनशिप होगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि एक कंट्री में, मान के चलिए इंडिया में, ये अलाउड नहीं है कि आपके पास में इंडिया की भी सिटीजनशिप हो, साथ में किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है। ये प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया इंग्लैंड से। इंग्लैंड से हमने कई सारे और प्रोसीजर अडॉप्ट किए, जैसे कि रूल ऑफ लॉ भी हमने वहीं से अडॉप्ट किया। हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, वो भी हमने वहीं से अडॉप्ट किया। लेकिन आपको अब ये यहाँ पे काउंटर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि डुअल सिटीजनशिप कहां पर होती है फिर? तो ये होती है आपके यूएसए में। ये याद रखना, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होती है। वहां के जो स्टेट्स हैं उनकी एक सिटीजनशिप, और जो यूएसए की एक पूरी है वहां की एक सिटीजनशिप। तो ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा याद करने वाला है। चलिए हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमने फेडरल स्ट्रक्चर, अब ये क्वेश्चन पूछे, अब फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय, यानी कि हमने जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा आज के टाइम पे जो हमें नजर आता है, हमने कहां से लिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि एक्ट ऑफ 1935 से हमने अपना फेडरल स्ट्रक्चर को लिया। अब आपको ये समझना होगा कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। फेडरल स्ट्रक्चर होता है कि डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर अब किसके बीच में? आपको पता है कि हमारी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो डिवीजन है उसको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। यानी कि सेंटर पर भी एक गवर्नमेंट, स्टेट पर गवर्नमेंट है और सेंटर पर गवर्नमेंट, इनके क्या क्या रोल हैं उसको डिवाइड करना, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। और ये हमने कहां से लिया है? 1935 के एक्ट से लिया है। अब 1935 का एक्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ऑलमोस्ट सबसे बल्कि एक्ट था, और आजादी से पहले जो लास्ट एक्ट था ये था। 1947 के एक्ट के बाद में हमें आजादी मिल गई थी, लेकिन जो 1935 का एक्ट है उसने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी। तो हमने मैक्सिमम चीजें जो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है हमने 1935 से इंपार्ट किए, यानी कि इसमें डाल रखी हैं। तो काफी ज्यादा एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे ही जो ये कई सारे एक्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चन आना मैंडेटरी है। आप ये देख लिया, आपको मैंने पिछला पॉइंट बताया कि पहले क्वेश्चन से, जो पहला क्वेश्चन था उसको अगर आपने थोड़ा सा 20 मिनट के करीब टाइम दे दिया तो वहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का है और एक यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 100% मार्क्स देके जाएंगे। इसमें गलत होने का तो चांस ही नहीं होता किसी भी तरीके से। तो इसको आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या था? एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हुई थी? अब बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसलिए इसको एज इट इज़ याद करना चाहिए अपने को कि 26 नवंबर को
1949 में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी और इस दिन हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, ये वर्ड याद रखना। और हमने इनेक्ट कब किया था? इनेक्ट हमने किया था इसको 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, ये याद रखना है अपने को, ये क्वेश्चन आता है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? अपना रिपब्लिक डे, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया था, यानी कि इस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया था, यानी कि इस दिन कंप्लीट हो गया था। तो अगले क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसका याद रखना, 26 नवंबर 1949। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये आपको ध्यान करने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो थे हमारे, कौन थे प्रेसिडेंट। अब ये ऑप्शन आप सीधा डायरेक्ट याद कर लीजिए, टिक लगाइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इस ये कौन थे? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे हमारी कंट्री के, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये फैक्ट याद करने होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जो आजाद भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट थे, वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को किस चीज के थे? वो थे चेयरमैन थे जो उसके ड्राफ्टिंग कमिटी, जो ड्राफ्ट कर रही थी हमारी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट कर रही थी, उसके चेयरमैन थे। ये भी याद करने वाला फैक्ट है। और जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये थे हमारे पीएम, ये थे हमारे प्रेसिडेंट उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। और हमारे भारत, आजाद भारत, हमारा जो प्यारा भारत है, उसके जो आजादी के बाद में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी पूछ लेंगे कहीं आपसे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी डॉक्टर, इनको बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो ये 3-4 चीजें याद करने वाली हैं, इसको इसी में हमने समेट लिया, इसी एक क्वेश्चन के अंदर में। क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन से आपके चारों ऑप्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनने चाहिए, तो उनको आप एक साथ रिविजन करते हुए आपको ज्यादा आसानी रहेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन की गई है? अब आपको इसका छोटा सा एक पहले ये बता देता हूं, एक इसका ब्रीफ बैकग्राउंड है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में से 7th नंबर का जो शेड्यूल है, जो 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट लिखी हुई है, एक यूनियन की, एक स्टेट की, और एक कॉन्करेंट बोलते हैं इसे, कॉन्करेंट, ये याद रखना। ठीक है, अब ये लिस्ट क्यों बांटी गई, यानी कि किस किस के पास में क्या क्या पावर है किस किस सब्जेक्ट के लिए लॉ बनाने की, इसका मतलब यह है। यानी कि यूनियन में हमने कुछ आइटम्स मेंशन कर दिए कि इन टॉपिक्स पर कौन लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकती है, यानी कि सेंटर बना सकता है। ठीक है, फिर हमने स्टेट की जो लिस्ट है उसके अंदर में कुछ टॉपिक मेंशन कर दिए। अब इसके अंदर में कौन बना सकता है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो कॉन्करेंट है उसमें कौन बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकती है, प्लस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों बना सकते हैं। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 7 शेड्यूल, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा शेड्यूल्स के ऊपर में कि कौन सा शेड्यूल किसको करता है, इंडिया में कितने शेड्यूल हैं। तो 12 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल के अंदर में हमने ऐसे लिस्ट बना के कर रखा है। अब मान के चलो कोई आइटम यानी कि कोई टॉपिक इस इन तीनों शेड्यूल में मेंशन ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस पे कौन पावर, उस पे कौन बनाएगा, उस पे बनाएगा, उसको बोलते हैं हम रेजिडुअरी पावर। तो उस पे कौन बनाएगा, उसकी पावर हमने दे रखी है पार्लियामेंट को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये। क्योंकि अगर यूएस के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो यूएस के रेस्पेक्ट में पावर किसके पास में, स्टेट्स के पास में है, लेकिन इंडिया के रेस्पेक्ट में हमने ये पावर दे रखी है पार्लियामेंट को। तो ये याद करने वाला। अभी क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये बैकग्राउंड हमने ब्रीफ बैकग्राउंड ले लिया, क्वेश्चन को देखते हैं कि जो पब्लिक ऑर्डर है ये काफी ज्यादा न्यूज में है इस टाइम पे। पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये किस में है, तो ये है स्टेट लिस्ट में। इसको याद रखना है अपने को एज इट इज। ठीक है, इसका आंसर हो गया स्टेट लिस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें ये देखिए, ये कह रहा है किसके पास में, जो लोकसभा के अंदर में किस स्टेट की सबसे ज्यादा सीट्स है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो याद कर लीजिए कि इंडिया में जो उत्तर प्रदेश है उसकी 80 सीट्स लोकसभा की मैक्सिमम है। ये याद करने वाला पॉइंट है। इलेक्शन आने वाला है उत्तर प्रदेश का, तो किसी भी एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा किसकी है, महाराष्ट्र की है। ये आपको याद करना पड़ेगा। एटलीस्ट 4-5 स्टेट्स के जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है 4-5 याद होने से हम 1-2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी वहां पे अपना लॉजिक से हम जो अप्लाई करके वहां पे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अब हम चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? इसको तो आपको आंख मूंद के आंसर लगाना है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया है और ये क्वेश्चन आपसे गलत ही नहीं होना चाहिए। इनको हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, अभी पिछले भी बताया मैंने, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसको आंख मूंद के आपको आंसर, ये इसको चबा लेना है, इस फैक्ट को, इसको रट डालना है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप सो रहे हैं तो भी ये आंसर सही निकलना चाहिए, और अगर नहीं निकल रहा है तो आप सोच लिए इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं कर रहे हैं आप। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो काम था, फंक्शनिंग कब से स्टार्ट हुई थी? ये कोरा फैक्ट है, इसको देखो, कुछ आपके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आपको यहीं पे 1947 में इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगले आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसके तहत बनी थी? तो कैबिनेट प्लान के तहत बनी थी। ये फैक्ट्स हैं कुछ याद करने के लिए, कैबिनेट प्लान के तहत बनी थी। और फर्स्ट टाइम कब, किसने कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी होनी चाहिए वो बोला था? वो एम एन रॉय ने बोला था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। कब बोला था? 1934 में बोला था। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट लिस्ट में ऐसे पूछ लेंगे, ऑप्शन देके डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेंगे कि फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को होना चाहिए, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी होनी चाहिए, उसको कौन होगा? ये 1934 में हमारे एम एन रॉय जी ने बोला था। तो एक फैक्ट है, इसको डायरेक्ट याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये है, वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब इकोनॉमिक जस्टिस कहां पर मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है, आपके फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं है, क्योंकि ये सोशल और पॉलिटिकल की बात करता है, इकोनॉमिक की बात नहीं करता। ये भी याद करने वाली बात है यहाँ पर, ये एज इट इज याद करना है। और शेड्यूल्स मैंने आपको बताया 12 शेड्यूल्स हैं। अगर यहाँ पर ये ट्रिकी हो जाता क्वेश्चन, अगर यहाँ पे प्रीएम्बल मेंशन कर दिया होता तो, क्योंकि प्रीएम्बल में भी मेंशन है। तो बचा क्या? डीपीएसपी। तो हमारे डीपीएसपी में इकोनॉमिक जस्टिस जो वर्ड है वो मेंशन है 38 शेड्यूल, 38 आर्टिकल में भी और शायद 37 आर्टिकल में भी, आप चेक कर लेना एक बार। लेकिन ये डीपीएसपी में मेंशन है, ये पक्का फिक्स है। फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है हमारी। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी ड्यूटीज हैं हमारी? पहले 10 थी, अब उसकी 2002 के बाद में ऐड करके उसे 11 बना दी गई हैं, और शेड्यूल्स हमारे 12 हैं। फंडामेंटल राइट्स हम इसे काफी डिटेल में देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका आंसर हो गया टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन्यूमरेटेड एज ए राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि राइट हमने किसको नहीं दिया। अब ये देखिए, अब देखिए क्वेश्चन एक 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 से करते हैं भाई। पॉलिटिकल एंड सोशल राइट, चलो अपने को नहीं पता, लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है, लेकिन चलो अभी मान लेते हैं हमें नहीं पता। एजुकेशनल राइट, सबसे पहली बार राइट टू एजुकेशन जो हमने पढ़ाई है कि हमारा राइट टू एजुकेशन जो बिल था आरटीई 2002 में जो आया था, ठीक है, ये फिक्स है। राइट टू रिलीजन, ये न्यूज़ में सुनते हैं, ये भी होगा। इकोनॉमिक राइट अभी बताया मैंने आपको कि उस किस में है, ये आपके डीपीएसपी में है, यानी कि एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल और सोशल राइट मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा निकला? इकोनॉमिक राइट। ये आप ऑप्शन आपने टिक कर देना है इसके अंदर में कि इकोनॉमिक राइट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एन्यूमरेटेड नहीं है। अब दो चीजों में डिफरेंस समझ लेना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल है, यानी कि आपका अगर फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन कर रहा है तो आप कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी जो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, वो डीपीएसपी क्या कहता है कि जो ये वाला जो जो पिछले कुछ स्लाइड में हमने क्वेश्चन देखा था कि डीपीएसपी में इकोनॉमिक राइट लिखा हुआ है, तो इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक राइट नहीं। तो फंडामेंटल राइट के अंदर में पॉलिटिकल, सोशल राइट, एजुकेशनल राइट और राइट टू रिलीजन, आपके फंडामेंटल राइट में 6 राइट्स हैं। 6 राइट कैसे कैसे हैं, एक आप अगर आपको याद करना है तो ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आपका फिर है क्या नाम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, फिर वो है डिटेंशन वाला, फिर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, ठीक है, फिर ये आपका लास्ट जो आ जाता है आपका ये क्या जाता है, रिलीजन, फिर चौथा आ जाता है आपका कल्चरल और एजुकेशनल ठीक है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट है, और इसके कुछ चीज़ें याद कर लें। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। पार्ट 3 कहाँ से कहाँ तक चलता है? 12 आर्टिकल से आर्टिकल 30 कहाँ तक चलेगा? 35 तक। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब जल्दी से हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया, जो हमारे शेड्यूल्स हैं आपको बताया, बार बार रट लीजिए, 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पंचायत के बारे में कहाँ मेंशन है? तो आप अभी ये देखते जाइए, हमारे जो पंचायत के बारे में मेंशन है, अभी आपको एक एक शेड्यूल का होगा। जो 8 शेड्यूल है वो हमारी लैंग्वेजेस के बारे में बताता है, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं। इस शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन है। कई बार पूछ लेते हैं कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो 22 लैंग्वेजेस हैं। 9 शेड्यूल क्या कहता है? 9 शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें क्या करते हैं ना, हम कोई लॉ को अगर, या कोई फिर एक्ट किसी पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेटिव ने उसमें अगर रख दिया है, तो अगर हम 9 शेड्यूल में उस लॉ को डाल दें तो उसके खिलाफ में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि उस लॉ को जो हमारी जो कोर्ट है वो उसको एग्जामिन नहीं कर सकते और उसको ओवरटर्न नहीं कर सकता, यानी कि उसको खत्म नहीं कर सकता। लेकिन इसके पीछे क्लॉज है कि 1974 के बाद में, 1974 से पहले जो जो 9 शेड्यूल में ऐड कर दिए उनके पीछे तो कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो जो ऐड किए जाएंगे उनके जुडिशियल रिव्यू उनका होगा। ठीक है, अब आते हैं हम 10 शेड्यूल। 10 शेड्यूल आपका ये कहता है कि जो पार्लियामेंट, जो हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट में जो डिस्क्वालिफिकेशन है, एंटी डिफेक्शन बोलते हैं इसे, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पिछले एक साल में काफी न्यूज में था, काफी सारे जो कर्नाटक में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, उसके कारण में तो काफी ज्यादा न्यूज में आ सकता है। और 11 शेड्यूल में हमारे मेंशन है पंचायत, ये याद कर लेना, ये 11 शेड्यूल में हमारा पंचायत में मेंशन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब पंचायत के बारे में कुछ याद कर लें कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसने 11 शेड्यूल को ऐड किया था। ठीक है, ये दो चीजें याद कर लेना। अपना पंचायती राज डे कब आता है? 24 अप्रैल को आता है, 4 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को आता है पंचायती राज डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11th शेड्यूल हो जाएगा। और अगर आपके बारे में 12th शेड्यूल पूछ ले, 12th शेड्यूल के अंदर म्यूनिसिपालिटी, यानी कि जो शहरों में होती है म्यूनिसिपालिटीज, उनके बारे में मेंशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 11th शेड्यूल। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। डायरेक्टिव फॉर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्टेड। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इंडिया ने कई सारे प्रोविजंस अलग अलग कंट्री से हमने उठाए हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि हमने उस टाइम पे क्या किया कि अलग अलग कंट्री के अच्छे अच्छे प्रोविजंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइन करने के लिए, यानी कि उनको इंक्लूड करने के लिए हमने वहां से अडॉप्ट किया। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से हमने लिया है। अब डीपीएसपी कौन सा है? पार्ट 4। ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। डीपीएसपी क्या कहता है? डीपीएसपी इन शॉर्ट अगर समझ ले तो स्टेट को क्या क्या करना चाहिए यहाँ के सिटीजन्स के लिए, यहाँ के पब्लिक के लिए, तो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, ये भी बोल देते हैं कई बार। तो ये स्टेट्स के ऊपर में पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। तो ये डीपीएसपी कहां से हमने लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब दो के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाएगा आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। ये क्या है? ये आपका पार्ट 3 में है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये पार्ट 4 में मेंशन है। ठीक है, और इसका क्या है? ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है ये, कि स्टेट को ये नहीं करना है, यानी कि किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, बिना किसी लॉ के किसी को अरेस्ट नहीं करना। और ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। ये क्या है कि क्या नाम है भाई, स्टेट को क्या नाम है ब्रदरहुड फैलाना, स्टेट को क्या नाम है वेल्थ ऐसे करनी है कि क्रिएशन एक ही आदमी के पास में ना हो जाए, अमीरी और गरीबी में वो ना हो जाए, ज्यादा फ्री लीगल एड दी जाए, लोगों को अच्छे अच्छे मैटरनिटी बेनिफिट्स दी जाए। तो बोले पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, वो नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 4 के बारे में, तो ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गार्जियन कौन है फंडामेंटल राइट का? अब आपको मैंने ये बताया कि आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, जो हमारे पार्ट 3 में मेंशन है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, आर्टिकल 12 to 35, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, और ये पार्ट 3 में मेंशन है। अगर इनका वायोलेशन होता है तो हम कहाँ जाते हैं? न्यूज में बहुत बार सुना होगा, जुडिशरी। ये सॉरी, इसका ऑप्शन हटा दीजिए, ये करेक्ट है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो गया? जुडिशरी। ठीक है, तो हम कहाँ जाते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है? तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर हाई कोर्ट जाते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए अगला करते हैं, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज
वर एडिड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्ट ऑफ, अब कौन से पार्ट में है फंडामेंटल, आपको बताया मैंने पार्ट 3 कौन सा है, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 कौन सा है, डीपीएसपी। अब यहीं पे याद कर लेना अगला पार्ट 4 ए, फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अभी 11 हैं, ओरिजिनली कितनी थी, 10 थी। 11 कौन सी ऐड हुई, 11वीं कौन सी ऐड हुई है, वो जो राइट टू एजुकेशन में एक ऐड हुई है 2002 के अंदर में, कि अपने बच्चे को आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है। तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, 4, पार्ट 4, इसका फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से में है, पार्ट 4। ठीक है, याद कर लेना। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर which one of the following writs an official can be prevented from taking an action he is not officially entitled। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अगर थोड़ा सा आपको मैं ब्रॉड कर दूं तो ये रिट्स के बारे में बात कर रहा है। अब रिट्स क्या होती हैं, रिट्स क्या होती हैं, ये एक तरह से ऑफिशियल ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर ऑर्डर और अथॉरिटी को जारी करता है। किसके लिए, वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वॉयलेट हो रहे हैं तो ऑफिशियल ऑर्डर जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट लोअर, और उस लोअर कोर्ट्स के लिए, कोर्ट के लिए या फिर लोअर अथॉरिटीज को जो जारी करता है उसको रिट्स बोलते हैं। रिट्स यानी कि अब दो आर्टिकल में मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट्स जारी करता है। ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, ये आएगा, देख लेना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में फंसेगा, तो याद रखना। अब रिट्स 5 तरीके के होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है या हाई कोर्ट जारी करता है। अब रिट्स कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। अब वो इन रिट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है मैंडमस, फिर है को वारंटो, फिर सर्शरी, फिर हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी। अब इसका मतलब क्या है, मान के चले किसी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है या किसी को किसी ने कैद कर रखा है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत पे, और वो कोर्ट क्या करेगा, हेबस कॉर्पस करेगा कि भाई वो बंदा जो भी है जिसको आपने इलीगली डिटेन कर रखा है उसको हमारे सामने प्रेजेंट करिए, उसको आप ऐसे डिटेन नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं हेबस कॉर्पस बोलते हैं। अब मैंडमस का मतलब क्या होता है, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। तो अगर मान के चलिए कोई ऑफिशियल आदमी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट ये ऑर्डर जारी करेगी ऑफिशियल मैंडमस, जिसके तहत में ये होगा कि आप ये ऑर्डर, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जो काम को करवाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, मैंडमस। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया, रिट्स एन ऑफिशियल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एक्शन विच ही इज नॉट ऑफिशियली एंटाइटल्ड, यानी कि हम ये करेंगे, मैंडमस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैंडमस ही होना चाहिए इसका आंसर, जी हाँ बिल्कुल मैंडमस है इसका आंसर। अब ये 2 ऑप्शन और हो गए, क्यो वारंटो और शर्शरी। तो को वारंटो का क्या होता है, ये ऑफिशियल के खिलाफ में होता है कि मान के चलिए कोई ऑफिशियल ने कोई ऑफिस में अपॉइंट हुआ है, तो वो क्या उसकी अथॉरिटी है, किस अथॉरिटी, टू व्हाट अथॉरिटी, वो किस अथॉरिटी से उस ऑफिस में अपॉइंट हुआ है उसको करते हैं। शर्शरी क्या होता है, शर्शरी क्या होता है कि हायर कोर्ट जब क्या नाम है दूसरे कोर्ट को, लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर जारी करती है, मान के चलो छोटा वाला जो लोअर कोर्ट है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को ओवर रीच कर रहा है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है उस पे जो उस केस की सुनवाई कर रहा है, तो वो सर्जरी यूज करता है कि ये केस आप रहने दीजिए और ये केस हमारे लिए ट्रांसफर कर दीजिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अगर मान के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सर्जरी इशू करता है तो कहता है कि आपके पास जो केस है ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, ये हमें केस दे दो, तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, इधर आपको ये मैंने रिट्स वगैरह समझा दिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैंडमस, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट हमने कहाँ से लिया है, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, पार्ट 4 वाला हमने कहाँ से लिया था, बताया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड से। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, क्या है, तो फंडामेंटल राइट नहीं है, नेचुरल राइट नहीं है, लीगल राइट है। इसका आंसर एज इट इज याद कर लेना अपने को कि इस जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या नाम है, लीगल राइट है। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स जो हैं, पहले उसमें 7
राइट्स मेंशन थे, 7 राइट्स थे, जैसे जो आपको मैंने पहले गिनाए 6, जो रिलीजन, कल्चर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच और ये सब चीज़ों के साथ में राइट टू प्रॉपर्टी भी उसमें एक राइट मेंशन था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 2 प्रॉपर्टी भी उसमें एक मेंशन था, लेकिन 1976 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत में हमने इसको यहाँ से रिमूव करके, फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन था 31st आर्टिकल के अंदर में, हमने यहाँ से इस आर्टिकल के तहत इसको रिमूव किया और हमने इसको ऐड कर दिया 300 कैपिटल ए में। तो यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल, गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये पार्ट 3 में मेंशन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट डैश ड्यूटीज। अब ये एक काफी अच्छा फ्रेज है, ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है कि ये क्या है, क्योंकि ये रिलेशन दिखाता है राइट्स और ड्यूटीज के बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि राइट्स ज़्यादा हैं या ड्यूटी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, किसको हम ज़्यादा वैल्यू दें, तो ये उसके बीच में बताता है। तो इसका मतलब सिंपल से याद करें, राइट्स एम्प्लाई, राइट एम्प्लाइज ड्यूटीज, तो यानी कि आपके कुछ राइट्स के साथ में ड्यूटीज भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मान के चलिए आपके पास रिलीजन का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट है, ठीक है, लेकिन आपको आपके साथ में ड्यूटी भी बनती है कि आप दूसरे के फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट ना करें, ठीक है। यहां पर आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन कि क्या क्या कहना चाह रहा है, कि जो राइट है वो किसी ना किसी ड्यूटी के साथ आता है, तो राइट के साथ में प्लस में ड्यूटी जरूर होगी, ये याद रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन हो जाएगा एम्प्लॉइज, ये रट लेना है किसी भी तरीके से, ये होता है, और इसको आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल से आपको याद रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि राइट प्लस ड्यूटी हमारे साथ के साथ होती है, यानी कि राइट एम्प्लाइज ड्यूटी, ये फैक्ट है, इसको याद कर लेना, इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट एम्प्लाइज ड्यूटी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स कितने दिए थे, 7 दिए थे, जिसके अंदर में हमने जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, हमने उसको रिमूव करके 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने उसको रिमूव करके कहां पर लेके चले गए थे, 300 ए कैपिटल में हमने ले गए थे। तो ये पहले कितने थे हमारे, ओरिजिनली कितने थे, 7 थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब कितने हैं, 6, लेकिन पहले कितने थे, 7। तो ये हमारे को याद रखना है ये फैक्ट कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, अब वो 6 हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लिबर्टी, जो हमारा जो फ्रीडम है, उसको हम कैसे लिमिट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल है, आपको पता ही है, बाय लॉ हम, यानी कि हम लॉ बना के उस लिबर्टी जो हमारा फ्रीडम है उसको हम रोक सकते हैं, यानी कि उसको थोड़ी सी लिमिट उसमें लगा सकते हैं। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना है कि बाय लॉ हम जो हमारा जो लिबर्टी है उसको हम रोक सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द 0 आवर इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन इंडिया। इसका फैक्ट है, आप डायरेक्ट याद कर लेना तो कर लीजिएगा, 1962 में। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि चाइना के साथ जब वॉर हुई थी, तो उसके बाद में गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने के लिए हमने जो 0 आवर हमने इन्वेंट किया था। और ये कुछ चीजें इसके बारे में, 0 आवर के बारे में आपको बता दूं, ये जो हमारी इन्वेंशन है, ये इंडियन पार्लियामेंट की इन्वेंशन है ये, ठीक है, ये इंडियन पार्लियामेंट की इन्वेंशन है, हमने कहीं और से नहीं लिया है, ये हमारी इन्वेंशन है 0 आवर। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें 0 आवर के अंदर में, यानी कि क्वेश्चन आर और जो फंक्शनिंग है उसके बीच में देखिए, डे जब डे होता है, जिस डे की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसमें 2 तरीके के वो होते हैं कि एक सबसे जो पहला घंटा होता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आर, फिर उसके बाद में होती है प्रोसीडिंग्स, यानी कि काम शुरू हो जाता है उसका पूरा का पूरा। तो उसके बीच में ये होता है 0 आवर, और ये हमारा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, हमने कहीं से इसको लिया नहीं है, हमारी वो करना है, इसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में हमने मेंशन कर रखा है। तो ये इसमें 2-3 चीजें इसके बारे में ध्यान रखने वाली हैं जो हम ध्यान रखेंगे। 1962 से हमने इसको इन्वेंट किया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की हैं।
तो इसका आंसर है 550 और 250। तो ये याद रखने वाली बात है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 550 सीट्स जो है लोकसभा के लिए मैक्सिमम और 250 सीट्स राज्यसभा के लिए मैक्सिमम, ये दोनों चीजें हमने मेंशन करी हैं, लेकिन हम पोटेंशियल इसका फुल्ली यूज नहीं करते। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी साल इंडियन गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया इंडियन पार्लियामेंट में कि जो पहले 2 मेंबर्स होते थे जिनको एंग्लो इंडियन को जो अपॉइंट किया जाता था, अब वो नहीं किया जाएगा। तो ये यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 550 लोकसभा में हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी लोकसभा की, ठीक है, और प्लस में हम 2 और ऐड कर दें इसमें, एंग्लो इंडियन जो अपॉइंटेड यानी कि नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते थे, नॉमिनेट उसको प्रेसिडेंट करते थे, तो 552 हो जाती थी। लेकिन जो इंडिया की स्ट्रेंथ है इस टाइम पर, अभी इंडिया की स्ट्रेंथ है 543 प्लस 2, यानी कि 2 ये नॉमिनेटेड, ये स्ट्रेंथ थी हमारी अभी अमेंडमेंट से पहले, और 543 इलेक्टेड होते थे। ठीक है, अब ये नॉमिनेटेड हट गया तो फिर अभी तक तो 545 ही बोलते थे, लेकिन अब इसको नॉमिनेटेड हट गया है तो इसको 543 ही बोलेंगे। और मैक्सिमम का क्वेश्चन आपको अगर आ जाए तो 550 प्लस 250। ठीक है अब यहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 250 में यहाँ पे 550 के साथ में प्लस 2 थे, 2 नॉमिनेट करते थे, तो राज्यसभा में कितने थे? प्लस 12। ये क्योंकि क्या होता है जब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है उस साल, अगर कोई अमेंडमेंट है या उससे रिलेटेड कोई न्यूज है तो क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये 4-5 एस्पेक्ट हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये सीट से रिलेटेड, तो आप उसको तैयार कर लीजिए, आपका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 550 एंड 250। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये डायरेक्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन, ये तो काफी ज्यादा है, और यूपी पीएससी में भी कई बार आ चुका है, यूपी पीएससी में भी कई बार आ चुका है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा। और इस बार पार्लियामेंट के रिगार्डिंग भी न्यूज काफी ज्यादा है, तो इसलिए भी क्वेश्चन है कि जो पार्लियामेंट है, 2 पार्लियामेंट सेशन के बीच में, यानी कि मान के चलिए 1 साल में 2 सेशन करने हैं, तो उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए? मिनिमम 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि इतना गैप ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 2 मीटिंग 6 महीने के बीच में हो ही जानी चाहिए। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉजिकली देखा जाए तो कि 2 मीटिंग पूरे साल में एक बार तो हो ही जानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम 3 बार मीटिंग करते हैं, हम अपने हिसाब से। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है जो हमारा सेशन होता है, जो जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र, ऐसे जो बोलते हैं वो ग्रीन समर सेशन, ऐसे कर करके जो बोलते हैं ना ग्रीन, वो सारा। तो ये 3 सेशन हम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कि 2 सेशन के बीच का जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, बस इतना है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट आपके, क्योंकि इस बार ये यूपीएससी में भी और यूपीपीएससी में भी आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रेसिडेंट को अगर मान के चलो, इंडिया के प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है, तो वो अपना जो रेजिग्नेशन है भैया, अपना इस्तीफा, आज हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो वो इस्तीफा किसको देंगे? वो अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ये याद रखना, बिल्कुल याद, रट्टा मार लो इसको, चबा डालो इस फैक्ट को, कि प्रेसिडेंट अपना जो इस्तीफा है वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और भैया वाइस प्रेसिडेंट जी अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट जी को देते हैं। कहते हैं दोनों भाई भाई खेलते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। तो ये वाले जो फंडा याद रखना कि प्रेसिडेंट जो अपना वाइस प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन है, जो इस्तीफा देंगे, आज मैं अपना इस्तीफा किसी को सौंपता हूँ, वो किसको देंगे? वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। तो ये याद रखना, ये वाला फैक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पे वोटिंग का एज क्या है? मिनिमम 18। और शादी के लिए एज क्या है मेल के लिए? 21। यानी कि ये कहते हैं भैया वोट देने के लिए तो आप समझदार हो चुके हो 18 साल की उम्र में, लेकिन ब्याह लायक ना हो। ब्याह लायक आपको होने के लिए 3 साल अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ये मेल के लिए, 18 फीमेल के लिए। अब ये भी एक काफी ज्यादा फैक्ट, ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि आप दोनों के उसमें समझदारी में कम वो कर रहे हो, कि एक तो 21 में एलिजिबल कर रहे हो, एक को 18 में एलिजिबल कर रहे हो। तो इस पे भी अभी डिबेट चल रही है कि इन दोनों की एज को बराबर कर दिया जाए, और अगर ये होता है तो काफी अप्रिशिएट करने वाला स्टेप होगा गवर्नमेंट की तरफ से। हम वुमेन इक्वालिटी की तरफ एक तरफ और कदम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि 18 की एज में आप वोट दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ये पहले ना 21 थी। तो 21 से 18 हमने कब करी, ये कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। ये कब करी हमने, कैसे करी? तो इसको हमने करी अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, और अमेंडमेंट भी कौन सा था? 61st
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने इसको 18 से 21 कर दिया, ऐसे याद कर लेना। सॉरी 21 से 18 कर दी, ऐसे याद कर लेना। 21 से 18 करी है, इसमें 21 है तो ये 61 है, ठीक है। और ये कौन सी किससे करी थी हमने? प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से नहीं करी, हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं करी, हमने पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से नहीं करी, हमने किससे करी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अब दो तीन चीजें एज से रिलेटेड अगर है, शादी की एज क्या है? 21 मेल, 18 फीमेल और 18 वोटिंग। अब तीन चीजें और, आप इलेक्शन तीन जगह पे लड़ सकते हो। आप पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है। आप क्या नाम है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हो, आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हो। पंचायत के लड़ने के लिए आपको 21 साल का होना चाहिए, लोकसभा का लड़ने के लिए आपको 25 साल का होना चाहिए और राज्यसभा का लड़ने के लिए आपको 30 साल का होना चाहिए। ये आपके याद, तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है कि पंचायत 21, 25 और 30। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये 1988 में अमेंडमेंट हुआ था, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट। अब हमने जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर जो स्टेट और उसके बीच में कितने में डिवाइड कर दी थी भैया? अब तो आंख मूंद के कर लेना, इतना समझा दिया। 3 लिस्ट में करी थी 7 शेड्यूल के थ्रू, ठीक है। ये याद कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल रट्टा मार डालना है। ये 3 लिस्ट बनाई हमने, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट, ठीक है भाई। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज और याद कर लीजिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये फ्री बिल्कुल नहीं है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। ये पेड इनिशिएटिव है अनलर्निंग जॉबशाला की तरफ से। और उसमें आपको पे क्या करना है? आपको पे ये करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोस को लाइक करना है। तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए जो आप पे करेंगे वो होगा, ठीक है। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड कौन करता है? हम ही बैठेंगे और अपनी ही सैलरी बढ़ाएंगे। ये लाइन याद कर लेना, तो इससे याद हो जाएगी, पार्लियामेंट ही सैलरी डिसाइड करती है कि किसकी। तो भैया वही बात है, किसी और को क्यों कंट्रोल करने देंगे कि कल को तुम उनकी सैलरी ना काट लो, सारे के सारे की काम ना कर रहे पार्लियामेंट वाले बंदे, इसलिए उनकी सैलरी ना कटे, इसलिए उन्होंने अपने पास ही रख रखी है पावर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के थ्रू जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है की होते हैं वो 15% से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। किसमें? लोकसभा में या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था? ये क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि 15% ना स्ट्रेंथ है इस टाइम पे, कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके स्टेट में हो या फिर लोकसभा में, उससे ज्यादा 15% से ज्यादा बंदों को आप क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या फिर काउंसिल मिनिस्टर नहीं बना सकते हो। तो किस एक्ट के तहत हुई है, किस अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी? तो ये हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये याद कर लेना। और ये क्यों हुआ था? ये 2003 में होता है। क्यों हुआ था? क्योंकि क्या होता था पहले ना, मान के चलो मैंने पार्टी जीत ली, मैंने कहा भाई तू भी मेरे साथ आ जा, तू भी मेरे साथ आ जा, तू भी मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को मिनिस्टर बना दूंगा। सारे को सबको सब कहते थे मैं तेरे को मिनिस्टर बना दूंगा। तो इसको रोकने के लिए कि भाई हर कोई मिनिस्टर की एक दूसरे को लालच, जो चलने वाला ट्रेंड था, उसको रोकने के लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत में हमने 15% पे रोक दिया था। तो इससे नंबर कितने आ जाएंगे? 12 नंबर, यानी कि 12 लोग से ज्यादा नहीं। 15% और 12 लोग, 15% को अगर कन्वर्ट कर दोगे तो 12 लोग से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं हो सकते, चाहे स्टेट हो चाहे जहां पे। तो ये स्टेट का, ये स्टेट है, स्टेट मिनिमम 15%। अगर परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में 15%। अगर स्टेट में मिनिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने बंदे हो सकते हैं, लोग कितने हो सकते हैं, तो 12 लोग से कम नहीं हो सकते। ऐसे ही दिल्ली का याद कर लेना, बिल्कुल है, क्योंकि दिल्ली की 70 लोगों की लोकसभा, 70 बंदों की लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो यहाँ पर 7 लोग से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं हो सकते। ये कुछ ऐसे होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, तो उनको याद कर लेना चाहिए तुरंत के तुरंत। इसीलिए मैं आपके साथ में तुरंत वहीं पे वहीं डिस्कस कर लेता हूं। अब किस अमेंडमेंट के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत में हमारा जो सिक्किम है, जो जो अभी हमारा जो प्यारे भारत का जो सिक्किम इतने बेहतरीन शहर है, वो इंडिया में उसको एडमिट किया गया था, यानी कि उसको एनरोल किया गया था। किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था? 36 अमेंडमेंट के तहत किया गया था। ये याद कर लें, 1975 के अंदर में हमने सिक्किम को, जो हमारे यूनियन में जो एडमिट हुआ था, जिसको इन्होंने इन्वॉल्व किया था, वो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में उसको हमने इन्वॉल्व किया था, ठीक है। अब एक, हाँ, यहाँ पे आपको मैं ध्यान करा दूं, आर्टिकल 371 है एक। वो क्या करता है कि हमारे इंडिया में ना कई सारे स्टेट्स हैं जो, जिनके को स्पेशल प्रोविजंस उनके बारे में देता है। प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं इसके अंदर। तो ये ना ऐसे चलता है, ए बी, मतलब 371 ए, 371
ए, 371 बी, ऐसे कर करके कई सारे ऐसे सब क्लॉजेज हैं। तो ये ए किसी स्टेट के लिए, बी किसी स्टेट के लिए, ऐसे ऐसे कर करके है। तो असम के लिए कौन सा क्लॉज है इसके अंदर में? तो असम के लिए कौन सा है? 371 बी। ये याद कर लेना। ये इसलिए याद कर लेना क्योंकि इस साल जो पिछले साल जो 370 हटा था, तो 370 पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन वो क्या पूछ लेंगे? 371 पे पूछ लेंगे। और ये इस साल यूपीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो यहां से पूछ लेंगे। और तो ये स्पेशल प्रोविजन हमने 371 में मेंशन कर रखे हैं, और ए से शुरू होता है ये क्लॉजेस, और 370 बी के 1 बी के अंदर में हमने असम को कर रखा मेंशन। इफ पार्लियामेंट अपॉइंट्स ए कमिटी फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अब स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर बनाई जाए तो उसको याद कर लेना, एडहॉक कमेटी बोलते हैं। देखिए कमिटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में बनती हैं, आप ये देखिए जो पार्लियामेंट है वो काफी कम टाइम के लिए मिलती है, और उस टाइम पे आप सारी चीजों को स्क्रूटनाइजिंग कर सकते हैं कि अगर ये लॉ लाया गया इसके पॉजिटिव क्या होंगे, इसके नेगेटिव क्या होंगे। तो उन सब चीजों को स्क्रूटनाइज करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट की एक कमिटी बनाई जाती है, ठीक है। तो कमिटी दो तरीके की होती है, एक स्टैंडिंग कमिटी होती है और एक एडहॉक कमिटी होती है। तो स्टैंडिंग कमेटी एक तरह की परमानेंट नेचर में होती है, हर साल ईयर टू ईयर ये कंटिन्यू होती रहती है, हर ईयर ये एक साल के अंदर में ये बनती ही बनती है, और इलेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एडहॉक जो कमेटी होती है वो टेम्परेरी होती है, और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ये याद करने वाली हो। तो एडहॉक, इसका क्या आंसर है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए एडहॉक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसमें सीधा पूछ रखा है कि प्लानिंग फिगर, जो प्लानिंग है हमारा, प्लानिंग हमने किस लिस्ट, हम अपनी कौन सी लिस्ट में मेंशन कर रखा है, जो 7th शेड्यूल में लिस्ट है हमारी, उसको हमने किस में मेंशन कर रखा है? तो कॉन्करेंट लिस्ट में है ये, यानी कि स्टेट भी प्लानिंग कर सकता है प्लस में यूनियन भी प्लानिंग कर सकता है, यानी कि इसके ऊपर दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं। तो ये यहाँ से याद कर लेना, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टेट वाले भी अपने प्लानिंग करके कुछ डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, और यूनियन भी कर रहा है, तो यहाँ से आपको ये लिंक हो जाएगा, ये नॉर्मल है। अब ये आपको मैंने एक चीज बताई थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर रिजाइन करना चाहता है तो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे? तो अभी मैंने आपको बताया वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो तो प्रेसिडेंट को देंगे। दोनों के दोनों ऐसे खेलते हैं, ठीक है, भाई भाई खेलते हैं। तो ये याद करना है अपने को। अगला अगला क्वेश्चन आता है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपको पता होगा कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मिनिस्टर, ऐसे कर करके स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसे कर करके होते हैं ना। उन दोनों के बीच में लिंक का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जितनी भी डिसीजंस होते हैं वो कौन प्रेसिडेंट तक कौन पहुंचाते हैं? प्राइम मिनिस्टर जी पहुंचाते हैं। तो यानी कि दोनों के जो लिंक का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं, ठीक है। टर्म ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की टर्म क्या होती है? देखिए लोकसभा की टर्म होती है 5 साल, तो राज्यसभा की टर्म कितनी होती है? यानी कि कौन राज्यसभा का जो मेंबर बनता है उसकी टर्म कितनी होती है? राज्यसभा की टर्म नहीं, मेंबर ऑफ राज्यसभा की टर्म कितनी होती है? तो उसकी 6 साल होती है, यानी कि 6 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा, यानी कि अगर दोबारा इलेक्शन हो गया तो हो जाएगा। और लोकसभा की कितनी होती है? 5 साल होती है, हर 5 मतलब यानी कि 5 साल के बाद उसको इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, अगर उससे पहले रिजाइन नहीं कर दिया है, कुछ नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगी तो यानी कि टर्म याद करना है, 6 ईयर्स होती हैं। अब आज़ादी के बाद में हमारे प्यारे भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद में इंडिया के जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो कौन थे? चट्टी साहब थे। चट्टी 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 साहब, चट्टी 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 से याद कर लेना कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो इसलिए चट्टी साहब थे। तो ये याद करने वाले, ठीक है। ये फैक्ट है। हाउस ऑफ पीपल पे कौन बैठता है भाई, उसको प्रिजाइड कौन करता है? जब हाउस ऑफ पीपल, यानी हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है? लोकसभा। तो लोकसभा को प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर। ये याद रखना। राज्यसभा का चेयरमैन होता है, और चेयरमैन कौन होता है? हमारे जो प्यारे भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो इसके चेयरमैन बन जाते हैं, यानी कि सिर्फ वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाए तो उसके बाद उन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ना होता, चेयरमैन बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो राज्यसभा को सुपरसीड, यानी कि उसके ऊपर प्रिजाइड कौन करता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी, यानी कि चेयरमैन जी करते हैं। और जो लोकसभा है उसको प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर जी करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान करने वाली बातें हैं कुछ। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? अब आपको पता है यूनियन में 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसी कुछ स्टेट्स हैं, टोटल 6, याद कर लेना, बिल्कुल रट्टा मार लो, 6 स्टेट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हटा है
तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे इंडिया में 6 स्टेट हैं जहां पर बाइकैमरलिज्म, जैसे यहाँ पर है ना 2 चैम्बर है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही वहां पर भी है। तो वहां पे एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। इसी की तर्ज पे, जैसे लोकसभा और राज्यसभा पावर्स का डिफरेंस होता है लेकिन इसी की तर्ज पे होती है। तो अब ये पूछा हुआ है कि इसके मेंबर कितने होते हैं इसमें। तो इसमें पूछा है कि इसमें मेंबर कितने होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो आपको सिंपल सा फंडा याद कर लेना कि इसके अंदर 1/3। अब इससे पहले, ये याद करने से पहले याद कर लो कि स्ट्रेंथ मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। 40 मिनिमम सीट्स हो सकती हैं किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मान के चलो लेजिस्लेटिव असेंबली की 60 की है, तो वहां पे मतलब ये तो मिनिमम है मैंने बता दिया, लेकिन मान के चलो अगर 180 की है तो कितने हो गए, 1/3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यानी कि 40 से 60 के बीच में, इससे ज्यादा सीट्स हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं दे सकते। तो ये फैक्ट याद कर लेना, 40 से लेके 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये होता है। ठीक है, तो अब ये जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के अंदर में उसमें मेंबर्स अपॉइंट होते हैं। तो मेंबर्स कौन कौन से अपॉइंट होते हैं, तो 1/3 जो है वो आपको कौन अपॉइंट करता है, जो आपके जो विधायक जी होते हैं ना, विधायक चाचा विधायक हैं, विधायक यानी कि एमएलए, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग मिलके 1/3 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, किसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर 1/3 मेंबर्स कौन से होते हैं, ये पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज, ठीक है, से आते हैं 1/3, ठीक है। और 1/6 कौन होते हैं, ग्रेजुएट्स होंगे, और 1/6 टीचर्स होते हैं। तो ये याद करने वाली बात है, 1/6 1/6 1/3 1/3, और जो बच गए उसको अपने भैया गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। तो ये याद करने वाली बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता भी दिया। और इसके अगर आपको शेड्यूल आर्टिकल देखना है तो 171 के अंदर में कि कौन कैसे 1/3 1/3 ये सब इसमें मेंशन है। 171 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 171 आर्टिकल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 171 के अंदर में ये सारी चीजें मेंशन है। तो इसको आप ध्यान कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से क्या हुआ था। पहली बात तो इससे क्या हुआ था, ये याद करने वाली बात है। इससे क्या हुआ था, पंचायत, इस दिन हमारा पंचायती राज सिस्टम ऐड हुआ था। इससे 2 चीजें ऐड हुई थी, एक आपका 11th शेड्यूल और एक कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9। तो ये चीजें याद करके रखनी है। अब इसको एसेंट कब मिला था, यानी कि इसको हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उसे मंजूरी कब मिली थी, इसकी मंजूरी मिली थी 1993 में, ठीक है, ये याद रखना है। और 24 अप्रैल 1993 को मंजूरी मिली थी, इसीलिए इसको पंचायती राज डे भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि 73rd से, क्योंकि ये लास्ट ईयर यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन की, यूपीपीएससी में, सॉरी यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि पंचायती राज डे किस दिन को बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इन विच ईयर अशोक मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद में इंप्लीमेंट किया गया 1992 में, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको रिव्यू करने के लिए कई सारे हमारे जो कमिटीज थी उसको अपॉइंट किया गया था। तो उसमें से एक कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी को कौन से ईयर में, ये याद रखना क्योंकि क्रोनोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आया था, कौन से ईयर में अपॉइंट किया गया था। तो इसको किया गया था 1977 के अंदर में, ठीक है। तो याद रखना है, सिंपल सा फंडा है भाई कि कौन सी एक कमेटी है या इंस्टीट्यूशन कह लो, वो ये करता है कि हमें कितना पैसा स्टेट्स को देना चाहिए सेंटर के द्वारा, ये कौन करता है। तो इसको याद कर लो, सिंपल सा फंडा है, फाइनेंस कमीशन। इस साल क्वेश्चन आएगा 280 आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन मेंशन है। 5 मेंबर की बॉडी होती है और हर 5 साल में, 5 ईयर में इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। ये रट डालो, ये फैक्ट चबा डालो,
क्योंकि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देंगे कि कौन अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को। पार्लियामेंट करती है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नर करता है, तो इसको कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, और हर हर 5 साल में करते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। तो हर 5 साल में अपने प्रेसिडेंट साहब ये फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, और इस कौन से आर्टिकल के तहत में? 280 आर्टिकल के तहत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लैंग्वेज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन मैंने, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? सबसे पहले तो यही समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या फिर लिखी हुई है किसी ना किसी आर्टिकल में, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है उनको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी दो टाइप की हो गई। एक होती है स्टैच्यूटरी, और एक होता है नॉन स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूटरी क्या होती हैं? जिसको हम किसी लॉ के तहत बनाते हैं उसको स्टैच्यूटरी बोलते हैं। नॉन स्टैच्यूटरी वो होती हैं जिनको हम किसी रेजोल्यूशन से या किसी बिना किसी लॉ के पास करते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके की होगी। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, स्टैच्यूटरी जो लॉ के तहत बनती है, नॉन स्टैच्यूटरी जो किसी लॉ के तहत में नहीं या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं। इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, रट्टा मार डालो नीति आयोग, चबा डालो, खा जाओ इस फैक्ट को, नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके लिए कोई एक्ट नहीं बनाएगा, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसको गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से यानी कि उससे एक ऑर्डर से उसको गठन किया गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं हम अपने। लैंग्वेज कमीशन, बिल्कुल भाई साहब, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये याद कर लीजिएगा, ये हमारे लैंग्वेज कमीशन को। प्लानिंग कमीशन चलो छोड़ दो, अभी पता नहीं अपने को। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, ये तो गलती होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी बताया फाइनेंस कमीशन 280, लैंग्वेज कमीशन 350, तो बचा कौन सा? प्लानिंग कमीशन। तो इसका आंसर ही हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या बना दिया गया है? नीति आयोग। ठीक है, तो ये याद करने वाली है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए। विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म द बेसिस फॉर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? अब इसकी कमीशन की किसने 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 रिकमेंड किया था? अब आपको देखिए बिल्कुल यहीं से एक क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट कि किसने किसने रिकमेंड किया था कि पंजाब और हरियाणा को अलग अलग बांटा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाह 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 से याद कर लेना। शाह कमीशन ने इसको रेकमेंड किया था पंजाब और हरियाणा को डिवाइड करने के लिए। मतलब पहले हरियाणा और पंजाब मिलाकर एक हुआ करते थे, फिर इसको शाह कमीशन के बाद में इसको डिवाइड कर दिया गया, हरियाणा और पंजाब अलग अलग बन गए। तो याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल रीजनल प्लानिंग? अब आपने काफी ज्यादा सुना होगा एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, तो इसमें कौन सा स्टेट नहीं है? अब देखो, राजस्थान है, अलवर वगैरह आते हैं इसमें, हरियाणा भी है, सोनीपत फरीदाबाद आते हैं, उत्तर प्रदेश नोएडा आपको पता ही है, तो बचा कौन? मध्य प्रदेश। और लॉजिकली भी ये नहीं होगा ना, क्योंकि ये काफी दूर है, काफी डिस्टेंस है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश इसके अंदर में नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये क्वेश्चन रट लो, लिख लो, ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा, इस 2 साल के या 1 साल के एग्जाम में, और इसका आंसर है गोवा। जब गोवा आजाद हुआ था ना, तो गोवा आजाद होने से पहले उसके ऊपर कब्जा किनका था? पोर्चुगीज का। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था वहां पे? क्या था उन्होंने कहा था कि ना मुस्लिम लॉ से हम यहाँ पे गवर्न होंगे, ना हिंदू लॉ से गवर्न होंगे। उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रखा था। ठीक है, तो जब वो इंडिया में हमारे प्यारे भारत में मिला, जो गोवा जब हमारे प्यारे भारत में मिला, तो उनकी एक शर्त थी वहां के लोगों की कि हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आप उसको नहीं छेड़ेंगे। तो उसके तहत ये गोवा हमारे इसमें हमारे प्यारे भारत में मिला था। तो ये गोवा काफी ओपन माइंडेड लोग हैं वहां पे, तो याद कर लेना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर है, ये फैक्ट आएगा आएगा आएगा, याद कर लेना। ठीक है, और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आपको इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप प्लीज जाके वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन जल्दी से जल्दी करिए। अब लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमन दीवी, इन सब का नाम लक्षद्वीप कब बदला गया? कौन से एक्ट के तहत में इनका नाम बदला गया? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, कौन से एक्ट के तहत में इसका आंसर इसका नाम चेंज किया गया? तो इसका आंसर आएगा 1973। ये कोरा फैक्ट है, इसको तो याद कर लीजिएगा कि लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमन दीवी का जो नाम था आइलैंड का, उनका लक्षद्वीप कर दिया गया किस एक्ट के तहत? 1973 एक्ट के तहत उसका नाम
कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कमेटी अपॉइंटेड 97 टू वर्क द रिव्यू, अभी करा है इसे, कि पंचायती राज सिस्टम को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी 1977 में बनाई गई थी? अशोक मेहता कमेटी इसकी बनाई गई थी। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है? पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है, याद कर लीजिएगा। बलवंत राय मेहता, मेहता जी याद कर लीजिए। तो मेहता जी कौन से हो गए? बलवंत राय और अशोक। तो ये दोनों के दोनों किससे थे? पंचायती राज से रिलेटेड हैं। ठीक है, मेहता साहब बहुत आदर्श वाली बातें करते हैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो वहीं से समझ लो कि पंचायती राज की बात, गांधी जी की बातें करते हो, गांधी जी पंचायत के बारे में बात करते हैं, तो ये दोनों जो मेहता जी हैं वो पंचायती राज से रिलेटेड है। अब आपने जिंदगी भर ए भी पढ़ा होगा, तो ये बी ए थे, यानी कि पहले बलवंत राय मेहता अपॉइंट हुई थी, फिर अशोक मेहता अपॉइंट हुई थी। तो ये दोनों फैक्ट हैं, ये याद कर लीजिएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब हम आपके साथ में अगले लेक्चर में मिलेंगे। और अगर आपको ये चैनल, ये इनिशिएटिव हमारा पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।